नमस्कार, जोहार, जय मूलवासी। मैं हूं विनोद कुमार देव। आप देख रहे हैं i24 न्यूज डेली। साथियों, आपको मालूम है पहले से ही कि जो अन्याय अत्याचार हमारे महापुरुषों के साथ में हुए हैं, मूल निवासी बहुजन समाज के महापुरुषों के साथ सदियों से होते चले आ रहे हैं, वो अन्याय अत्याचार 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू होने के बाद भी हम लोगों के साथ में रुके नहीं है। मूल निवासी बहुजन महापुरुषों के जो भी अनुयायी उनकी विचारधारा को फॉलो करते हैं, उनकी विचारधारा को देश में विस्तारित भौगोलिक स्तर पर और सामाजिक स्तर पर विस्तारित करने का काम कर रहे हैं, अपने समाज को दिशा देने का काम कर रहे हैं, उनके साथ वही अन्याय अत्याचार हमें देश में देखने को मिल रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं माननीय प्रदीप अम्बेडकर जी, प्रदेश अध्यक्ष हैं अंबेडकर सेना मूल निवासी जम्मू और कश्मीर। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद विनोद जी, आपका i24 न्यूज दिल्ली का बहुत बहुत धन्यवाद जो आज हमें साथ में जोड़कर लोगों के रूबरू होने का मौका दिया। ओके सर, सवाल बड़ा ज्वलंत है सर। जी सर। पूरे देश में देखने में आ रहा है कि जो अन्याय अत्याचार हमारे महापुरुषों के साथ में हुए हैं, मूल निवासी बहुजन समाज के महापुरुषों के साथ में पूर्व में किए गए हैं दुश्मनों के द्वारा, वो अन्याय अत्याचार हमारे समाज को झेलने का काम अभी भी हमारा समाज झेल रहा है, वो अन्याय अत्याचार सह रहा है। क्या बोलेंगे सर इस पे? पहले तो जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय सभी दर्शकों को मेरी तरफ से। मैं सर इस पे कहना चाहता हूं कि जैसे ये अन्याय सिर्फ अगर बात करेंगे हम कि जैसे मैं जम्मू कश्मीर से हूं, तो सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं, भारत के हर कोने में जो मूल निवासी लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो एकता, समानता, बंधुता, भाईचारे की बात करते हैं, उन पर मनुवादी लोग जो है वो एक टैग लगा के रखे हुए हैं कि ये अम्बेडकर राइट लोग हैं। इनको लोगों से दिक्कत नहीं है, दिक्कत है अम्बेडकर से, दिक्कत है अम्बेडकरवादी विचारधारा से, दिक्कत है बुद्धिज्म से, दिक्कत है बुद्धिस्ट विचारधारा से। तो देखने को मिलता है बहुत जगह पर। अब आपने अगर ताजे बात की जाए तो ग्वालियर में आप देख रहे हैं कि वहां के जस्टिस जो है उन्होंने कहा कि ग्वालियर में जो बाबा साहब का स्टैचू लगना चाहिए, और उस वो परिसर में, कोर्ट परिसर में लग रहा है जिसके आधार पर वो कोर्ट चलता है, जिसके अधीन सभी वो एडवोकेट्स है, चाहे वो कोई SC ST OBC जनरल कोई भी आता है, तो वो बाबा साहब का संविधान पढ़कर कोई उनको इजाजत देता है ब्लैक कोट डालकर वहां पर वकालत करने के लिए। लेकिन उनकी मानसिकता देखो कि वही लोग वो वहां पर कह रहे हैं कि हमें बाबा साहब का, डॉक्टर अंबेडकर का स्टैचू नहीं चाहिए। वो अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का स्टैचू नहीं चाहिए तो मैं आपके माध्यम से उन लोगों को कहना चाहता हूं कि आपने ये संविधान का जो पढ़कर उसको काला कोट डालकर वकालत करने आ गया, इसका अधिकार आपको कौन दे रहा है? इसका अधिकार भारतीय संविधान आपको दे रहा है। और आप चाह रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ जो है कि मनु की जो स्टैचू है वो लगने चाहिए, और किसी कोर्ट में लगा भी, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, अगर लगा रहे हैं तो लगाए। लेकिन जब से हमारे मूल निवासी लोगों को जागने का काम परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने किया है, बाबा साहब अंबेडकर का आपने देखा है कितने अत्याचार हुए। बाबा साहब अंबेडकर को पढ़ने तक का सही तरीके से अधिकार नहीं था। वो तो मैं थैंकफुल करता हूं, वो जब अंग्रेजों ने जहां पर भारत में आकर राज किया, अगर वो लोग राज नहीं करते आकर तो हो सकता हमको जो है पढ़ने का अधिकार नहीं मिलता। बाबा साहब को उस वक्त कहा गया था कि अंग्रेजों के द्वारा, जब दूसरी जो भी है कि आप जो है जब गांधी जी, क्योंकि मैं महात्मा गांधी नहीं कहता, गांधी है जहां और जितने भी लोग उस वक्त स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ रहे थे, तो उस वक्त बाबा साहब ने कहा था कि हम गुलामों के गुलाम हैं। क्योंकि जो गुलाम है वो तो जो वो पीड़ित वो लोग थे जो वो कह रहे थे कि हमें भारत को स्वतंत्र करवाना है, लेकिन बाबा साहब का कहना था कि हम भारत को स्वतंत्र तो अंग्रेजों से करवा लेंगे, लेकिन हम जो है जहां के जो मूल निवासी लोग हैं, वो जुडिशियल जो ब्राह्मण है उनके वो गुलाम है, तो उनको आजाद कौन कराएगा? मैं पहले उनकी आजादी चाहता हूं, फिर हमें उनसे चाहिए। बाबा साहब कहते हैं कि हमें जो है वो डबल गुलामी के साथ जो था वो जूझना पड़ रहा था। तो और उस टाइम अंग्रेजों के कारण
बाबा साहब को पढ़ने का मौका मिला, क्योंकि पढ़ने का अधिकार तो था नहीं। और बाबा साहब ने जब पढ़ा, और आप सबको पूरी दुनिया जानती है कि उनको क्लास के बाहर बैठकर पढ़ना पड़ता था, वो क्लास के अंदर बैठकर पढ़ नहीं सकते थे। लेकिन बाबा साहब को, उसको पढ़ते हुए बाबा साहब ने जब संविधान लिखा है, पूरी दुनिया उनको जानती है, पूरी दुनिया उनको कहती है। जहां तक कि बराक ओबामा ने, जहां बाहर की जितनी भी कंट्रीज है, वो कहते हैं कि अगर डॉक्टर अंबेडकर हमारे जहां जन्म लेते तो हम उनको सूर्य का नाम देते, हम उनको चंद्रमा का नाम देते। लेकिन अफसोस है कि भारत में जहां पर वो पले बड़े हुए हैं, जहां पर उन्होंने अपनी सेवाएं दी है, जहां पर उन्होंने भारत का संविधान दिया है, जिस पर हर एक को समानता का अधिकार मिला है। लेकिन दिक्कत किस चीज से है कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहता हूं कि जैसे क्या होता है, दर्शकों को इस चीज को समझना चाहिए। जैसे एक खाई होती है और एक पहाड़ होता है। बाबा साहब ने उस पहाड़ को तोड़कर उसको खाई में फेंक कर उसको बराबर किया। इक्वलिटी की बात जब की, जब जो बराबर आ गई है, जो सतह है, जो मनुवादी विचारधारा के लोग थे, उनको ऐसा लगा कि जो हम एक मतलब ऐसी स्थिति में चल रहे थे, इनको बाबा साहब ने इक्वल कर दिया है, तो ये उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और उस चीज को देखते हुए जो भी बाबा साहब की, तथागत बुद्ध की, पैरियर की, या अपने रहबरों की, संत कबीर की बात कर ले, गुरु रविदास महाराज की बात कर ले, मैं आपके माध्यम से खुलकर कहना चाहता हूं कि कुछ हमारे जो दर्शक है, या हमारे जो लोग हैं बुद्धिजीवी, वो कहते होंगे कि हमारे जो संत कबीर जी है या गुरु रविदास महाराज जी है, उन्होंने जो क्रांति किया, उन्होंने भी जो क्रांति किया, उस टाइम का भी जो मनुवादी सिस्टम था, उनको उन्होंने बहुत किया है, प्रताड़ना की है। आप देख सकते हो कि जो कह रहे हैं गुरु रविदास महाराज जी को कचहरी में लेकर जाते थे, मैं इस टिप्पणी में नहीं जाता कि जज्जू निकाले थे, लेकिन उनको कचहरी में लेकर जा रहे हैं। कचहरी को किस में लेके, किसको लेके जाते हैं? कचहरी को उसी पर्सन को लेके जाते हैं जिस पर कोई अपराध होगा, जिसको जिसको कोई आरोपी कहेगा, उनको भी वहां पर उन्होंने प्रताड़ना की है। और आज भी पूरे जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो कुछ दिन पहले की बात है, हमारे कठुआ में एक छोटी 14 साल की नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार होता है। और उस बच्ची से बलात्कार करने वाले जो लोग थे अपर कास्ट के, और दिन दिहाड़े वो कह रहे थे कि हम अपर कास्ट के हैं, हम राजपूत होते हैं, हम किसी से डरते नहीं है, आप चाहे जो कुछ करना है कर लो, आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसी तर्ज पर जहां का जो प्रशासन था, एसएसपी, डीसी, जितने भी जहां पर प्रशासन के अधिकारी थे, पहले तो एफआईआर बहुत लेट वो करते हैं लॉन्च, और एफआईआर करने के बाद आरोपियों को भगाने का पूरा मौका देते हैं। और मौके के बाद अभी भी वो केस चल रहा है, उसमें 3 अक्यूज थे, एक को तो बिल्कुल उन्होंने मतलब उसको केस से निकालने का ही काम किया। और दूसरा, हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत ऐसी घटनाएं हैं, लोगों को मंदिर में जाने के लिए पीटा जाता है। मंदिर में हमारे जम्मू से ऊपर एक एरिया पड़ता है, पहाड़ी इलाका, उसमें एक हमारा दलित भाई सिर्फ मंदिर में जा रहा था, उसको मारकर उन्होंने खाई में फेंकने की कोशिश की। कुछ लोगों को जो कभी किसी अफसरों के पास जाते हैं, वहां पर उनको प्रताड़ित किया था। अभी एक कुछ दिन पहले की बात है, बुद्ध पूर्णिमा के दिन हमारे साथी है एक बामसेब से, जोगिंदर सिंह राय जी, उनको उनके घर के बाहर आकर मनुवादी लोग क्या करते हैं, देखो उनकी विचारधारा देखो। मनुवादी लोग उनके घर के बाहर आते हैं बुद्ध पूर्णिमा के दिन, उन्होंने अपने घर में फंक्शन रखा हुआ था, और उस फंक्शन को जब वो सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने साथियों के साथ, तो वहां पर मनुवादी विचारधारा के लोग आते हैं, उनके घर के बाहर जाकर जय श्री राम के नारे लगाते हैं, बहुत जोर जोर से चिल्लाते हैं। वो अंदर बैठे लोग, कुछ कम लोग होते हैं, वो घबरा कर देखते कि पता नहीं कौन है, वो बाहर नहीं आती। तो जिसे भी जहां की मिसाल नहीं है। अब देखो अमृतसर में भी ऐसा हुआ, चर्च के बाहर जाकर जय श्री राम के नारे लगाते हैं, मुसलमानों के बाहर जाकर जय श्री राम के नारे लगाते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि जैसे हम आतंकवाद की बात करते हैं, कोई आतंकी आकर, जैसे अभी जहां पर पहलगाम में हमारे आतंकी घटना घटी है, तो उनको कहा गया कि इन्होंने जाति पूछकर मारा है। हम उसकी निंदा करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जो ये मनुवादी लोग हैं, ये भी जब किसी को जाति पूछकर, जहां किसी को जय श्री राम कहने पर मजबूर कर रहे हैं, जहां किसी के घर में जाकर वो कह रहे हैं जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, तो वो क्या करना चाहते हैं? बोले वो उकसाना चाहते हैं, जहां के जो मूल निवासी लोग हैं उनको उकसाना चाहते हैं कि जी हमारे साथ सीधा लड़े। क्योंकि वो क्यों कहते हैं ऐसी चीज? क्योंकि उनको पता है कि प्रशासन में अधिकारी, हमारा जो उनका एसएचओ, एसपी, डीसी, जितने भी उच्च अधिकारी हैं, उनको पता है हमारे हैं और हमारा ही रूल चलेगा, हम कुछ करेंगे भी तो हमको
को कुछ होने वाला नहीं है, इस चीज को लेते हुए वो लोगों को डराने का धमकाने का काम कर रहे हैं। लेकिन आपके माध्यम से मैं सभी को मतलब कि चेतावनी भी देना चाहता हूँ कि मूल निवासी लोग अब जाग चुके हैं। बाबा साहब को लोग पढ़ रहे हैं, रहबरों को पढ़ रहे हैं, पेरियर को पढ़ रहे हैं, महात्मा ज्योतिराव फूले को पढ़ रहे हैं, तथागत बुद्ध को पढ़ रहे हैं। अब उनमें शिक्षा आ गई है, वो जाग चुके हैं। अब जो मिशन है जो घटने वाला नहीं है, अब ये और तेजी से बढ़ेगा। आपको अगर कोई चीज के दिक्कत परेशानी होती है तो आप हमारे साथ कहीं भी आकर डिबेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचोगे कि मूल निवासी लोगों के साथ अत्याचार कर कर हम जो है कि पता नहीं क्या कर लेंगे, लेकिन अगर मूल निवासी लोग इकट्ठे होंगे तो जहां भारत में जो जुडिशियल आए हुए हैं इनको भगाने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन हम भारतीय संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम ये कहते हैं कि हम किसी भी जाति धर्म का विरोध नहीं करते हैं, हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। क्योंकि वो टाइम था जब ये इनके जुडिशियल जो जहां पर आकर जिन्होंने मूल निवासियों पर कब्जा किया, लेकिन अब उनकी जो जनरेशन है वो उनका जन्म भारत में हुआ है। हम उनको भी कहते हैं कि हमें मिलजुल कर प्यार से रहना चाहिए। लेकिन बाबा साहब की विचारधारा से आपको दिक्कत क्या है, क्या इसमें परेशानी हो रही है? क्यों लोगों को कह रहे हो जय श्री राम के नारे लगाओ? क्या मुसलमान जो है वो इंसान नहीं है? क्या ईसाई वो इंसान नहीं है? क्या दलित वो इंसान नहीं है? लेकिन दलितों को सिर्फ वोट बैंक के लिए हिंदू कहा जाता है। और जब जहां पर ऐसे अत्याचार होते हैं तो तब कहा जाता है हिंदू वर्सेस दलित। इसका मतलब ये होता है कि जो दलित है वो हिंदू नहीं है। फगवाड़ा में एक कांड हुआ था सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2018 की बात है। वहां पर हमने एक संविधान चौक का बोर्ड लगाया और म्युनिसिपैलिटी की वहां पर परमिशन लेकर कहा कि जहां पर संविधान चौक बनना चाहिए, वहां पर परमिशन मिली। वहां पर मनुवादी लोगों ने आकर कहा कि हम जहां पर संविधान चौक नहीं बनने देंगे, तो उन्होंने आकर वहां पर शरेआम गोलियां चलाई। उसमें हमारा एक साथी वो भी था, वो 29 साल की उम्र में वो शहीद हो गया। उसका आज भी केस चल रहा है। लेकिन वो मनुवादी लोगों ने वहां पर जो संविधान चौक है वो बनने नहीं दिया और आज भी हम उसकी जद्दोजहद कर रहे हैं कि वहां पर संविधान चौक बनना चाहिए। मुझे समझ नहीं आती है कि हम अपनी विचारधारा के साथ बात कर रहे हैं, हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लेके आ रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि कोई जाति किसी का, क्योंकि हम जाति पूछकर नहीं, हम सभी को एकता, समानता, बंधुता, भाईचारे की जो है उनको एक चीज पे एकजुट कर हम चाहते हैं कि जो देश में किसी के साथ भी है वो वितकरा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो ऐसे लोग वितकरा करते हैं इनको मैं कहना चाहता हूं कि बाहर जाना चाहिए, नहीं तो अन्यथा जो मूल निवासी लोग हैं जी बिल्कुल अब समझ रहे हैं, अब ये आज से पीछे हटने वाले नहीं है। और आपके माध्यम से मैं अपने मूल निवासी लोगों को भी कहना चाहता हूं कि आप सबको, जैसे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि पॉलिटिकल की इज ए मास्टर की, राजनीतिक शक्ति ही एक वो चाबी है जो आपके बंद किस्मत के दरवाजे खोल सकती है। तो मैं आपके माध्यम से लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आपको ये सत्ता जो है ये इनसे छीननी पड़ेगी, क्योंकि अब हम को मत बुद्धि बनकर इनके पीछे चलने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हम देख सकते हैं कि जहां पर भी देखो भारत में SC ST पर, OBC पर, माइनॉरिटी के लोगों पर, कम गिनती लोगों पर अत्याचार होते रहते हैं। तो उन अत्याचारों की वजह क्या है? उन अत्याचारों की जो वजह है जो यही है कि इन लोगों को डिवाइड कर रखते हैं। और RSS की बात करें तो जहां पर जो हमारे जोगिंदर पाल जी से हुआ है, तो वो RSS के लोग आकर वहां पर कर रहे हैं। 12 तारीख से लेकर उन पर जो अत्याचार हुआ उस पर FIR कराने के लिए बार बार कहा। जम्मू के बहुत सारे संगठनों ने, हमारे ने जो डोडा के SSP थे उससे बात की, तो तब जाकर आज जो एक FIR लॉन्च होती है। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ FIR लॉन्च कराना नहीं है। हम कितनी FIR लॉन्च कराएंगे? ये अत्याचार होते क्यों है, इस चीज पर समझने की जरूरत है। और आपके माध्यम से हम तमाम जो बुद्धिजीवी लोग हैं, भारतवासी हैं, मूल निवासी लोग हैं, उनको कहते हैं कि जहां पर भी अत्याचार होते हैं वहां पर आपको इकट्ठा होना चाहिए। मैं आपको और एक याद दिलाना चाहता हूं, देखो अभी बोध गया में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। बोध गया में BT एक्ट जो है 1949, उसको हम कह रहे हैं कि इसको रद्द किया जाए, क्योंकि जहां पर जो बुद्धिस्ट लोग हैं उनको वहां पर जो है वो बैठने का नहीं है। लेकिन जो मूल निवासी लोग नहीं है उनको वहां पर कब्जे काबिज कर रखा है। तो जैसे सिख धर्म में हम कहें तो सिख धर्म में वो चलाने वाले गोल्डन टेम्पल की बात करें, हजूर साहब की बात करें तो वो सिख लोग हैं। अगर किसी चर्च की बात करें तो उसको चलाने वाले पादरी है। अगर किसी मुसलमानों की बात करें हम, किसी गिरजाघर की, तो उनको चलाने वाले मुसलमान है। तो हमारे जो बुद्धिस्ट टेम्पल हैं उनको चलाने के लिए ब्राह्मणों को क्यों आजादी दे रखी है?
तो आपके माध्यम से हम सरकार से ये भी अपील करना चाहते हैं कि वो भी उसको रद्द कर हमारे जो मूल निवासी लोग हैं, जो बुद्धिस्ट लोग हैं, उनको वहां पर वो बैठने का मौका देना चाहिए और वो उसको अच्छे से चला सकते हैं। और किसी भी धर्म में आपको सरकार को जो है वो हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जैसे जो है, क्योंकि भारत जो है धर्मनिरपेक्ष देश है, तो उसको धर्मनिरपेक्ष ही रहने चाहिए। सभी को आजादी है, सभी को स्वतंत्रता, वो जिस तरीके से चाहे उसको चलना चाहिए। जी सर, आपकी बातों से एक बात सामने आ गई है जी जी कि जो गुलाम लोग थे, गुलाम जी भारत में जो गुलाम लोग थे, उनकी हजारों समस्याएं थी। जी आज 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, भारत को लोकतंत्र घोषित कर दिया गया, गणतंत्र स्टेट जी घोषित कर दिया गया। बावजूद जी इसके हमारे लोगों के साथ में, हमारे समाज के साथ में, SC ST OBC एंड माइनॉरिटी के साथ में हजारों समस्याएं आज भी बरकरार हैं। अन्याय, अत्याचार, इस तरीके की तमाम घटनाएं हमारे लोगों के साथ में आज भी हो रही हैं। क्या यह माना जाए कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद भी हमारे लोग अभी गुलाम अवस्था में है? बिल्कुल सर, देखिए जो 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत जो है वो आजाद तो हो गया, लेकिन वो क्या कहते हैं कि एक उनको पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई, एक उनको ट्रांसफर कर उनको जो अंग्रेजों को भगाकर वहां पर ब्राह्मणों का कब्जा करवा दिया गया। मैं सीधा तौर पर कहना चाहता हूं, क्योंकि जो मूल निवासी लोग हैं उनके हाथ में सत्ता नहीं दी गई, और उसके बाद भी आप देखिए कहीं पर भी जो है अत्याचार कम नहीं हो रहे हैं। क्योंकि अगर मूल निवासियों के हाथ में वो सत्ता आती, क्योंकि इसको ट्रांसफर किया गया, अगर सत्ता मूल निवासियों के हाथ में आती, सत्ता को संभालते, तो वो जो है अत्याचार कभी भी नहीं होते, उनको साथ लेकर हम चलते, जो बाहर से आए हुए लोग भी है। लेकिन जो हमारे मूल निवासी लोग हैं उनको हमेशा, क्योंकि वो मनुस्मृति में आप देख रहे हो, मनु का जो विधान है उसमें क्या है कि जातों में बांट दिया है अलग अलग। किसी को एससी में, अब अगर हम बात करें SC ST में, तो 6743 जातों में बांटकर वो मनु का कुछ सिस्टम है उसको बांट कर अब सब लोग जो है, जो हमारे मूल निवासी लोग हैं, उस चीज को समझ नहीं रहे हैं कि वो अपनी अपनी सिर्फ जाति को पक्की करने का काम कर रहे हैं। मेरा कहना यह है कि वो जातियों को छोड़कर, जैसे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 6743 जातों को तोड़कर 4 जातों में बांट दिया था, SC ST OBC माइनॉरिटी कर दिया था। तो इस तर्ज पर अगर हम इकट्ठे होंगे तो ठीक है, लेकिन उस चीज का जो है वो हमारे लोगों को बहकावे में डालकर, क्योंकि अगर हम बात करें पॉलिटिकल आरक्षण की, तो पॉलिटिकल आरक्षण के तहत जो हमारे लोग हैं वो उनको टिकट तो दे देते हैं, MLA MP बनने के लिए दे देते हैं, लेकिन आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, क्या कभी पॉलिटिकल आरक्षण का विरोध हुआ? पॉलिटिकल आरक्षण जो था वो बाबा, क्योंकि ये बहुत बार आपने देखा होगा अगर मीडिया चैनलों के माध्यम से, जहां आपको भी इस चीज का पता है कि बहुत बार आवाज उठती है कि आरक्षण सिर्फ 10 साल के लिए था, आरक्षण सिर्फ 10 साल के लिए था, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि आरक्षण है कितने किस्म का। आरक्षण 4 किस्म का है। पॉलिटिकल आरक्षण है, एजुकेशन में आरक्षण है, एजुकेशन नौकरी में प्रमोशन के लिए आरक्षण है। लेकिन जो एक पॉलिटिकल आरक्षण है, जो पॉलिटिकल आरक्षण जो है उसको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था 10 साल के लिए, कि हमारे जो लोग हैं उनको पॉलिटिकल आरक्षण मिलेगा जब, तो उनको एक ललक होगी कि हमें भी जो है पॉलिटिक्स में आना है, तो उसके बाद इसको समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि इससे दलाल दल्ले पैदा होंगे। लेकिन एजुकेशन जो है, एजुकेशन पर आरक्षण है, उस पर बार बार कहा जाता है कि इसको खत्म करो। जो जॉब्स पर आरक्षण है उसको कहा जाता है, जो जॉब में प्रमोशन पर आरक्षण है उसको कहा जाता है, लेकिन पॉलिटिकल आरक्षण बिना कुछ कहे 10 साल के लिए बढ़ाया जाता है, हर बार 10-10 साल के लिए बढ़ाया जाता है। उसके लिए क्यों? क्योंकि उसमें जो है वो दलाल और दल्ले पैदा होते हैं। वो क्योंकि जो बीजेपी की टिकट लेकर MLA SC, क्योंकि रिजर्व सीट होगी तो SC जो MLA बनकर बैठेगा, MP बनकर बैठेगा, तो उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट फाइल होता है। वो कॉन्ट्रैक्ट होता है कि अगर आपको MLA या MP हमने बनाना है तो आप सिर्फ हमारी बात करोगे, अपने लोगों की बात नहीं करोगे। तो आप पूरे भारत में घूमकर देख लीजिए, जहां पर भी SC ST OBC लोग पॉलिटिकल आरक्षण से आते हैं वो कभी भी अपने समाज की बात नहीं करते हैं। वहां पर उनकी समाज की लड़कियों के साथ, बहनों के साथ चाहे कितने मर्जी अत्याचार हो जाए तो वो आवाज नहीं उठाते हैं। उसकी बहुत सारी उदाहरणें हैं, मैं ज्यादा दूर की बात नहीं करूं, मैं कठुआ की बात करता हूं। कठुआ में हमारी रिजर्व सीट है, रिजर्व सीट से जीता हुआ MLA है हमारा, और 14 साल की बेटी के साथ बलात्कार हो जाता है। मैं जातियों गिनाना नहीं चाहता हूं, पर वो उसी जाति का है जिस जाति की
बेटी के साथ बलात्कार होता है, लेकिन उसका एक भी बयान जो है वो बाहर नहीं आता है। तो जी उनको बीजेपी का डर होता है कि अपने समाज की लोगों की बात नहीं करनी है, इस कारण ही हमारे समाज पर अत्याचार ज्यादा होते हैं, क्योंकि ऐसे लोग जो सत्ता में जाकर बैठ जाते हैं, वो दलाली करते हैं समाज की, तो वो इन चीजों पर बात नहीं कर सकते। तो मैं कहना चाहता हूं कि आप हमारे बहुजनों को उन पार्टियों में जाकर बैठना चाहिए जहां पर सिर्फ रिजर्व सीट में हमको टिकट ना मिले, जहां पर ओपन सीट पर भी हमको टिकट मिले, जहां पर ओपन सीट पर भी हम दावा जमा सके। यही नहीं भी एससी सीट पर हमने किया तो वहां पर दलाली करने के लिए। तो कहने का बात यह है कि जितना मर्जी हम लोग अलग अलग संगठनों में बढ़कर, अलग अलग पार्टियों में बढ़कर हम कोशिश कर रहे हैं, हम सबका कहना यही है कि हमारा गोल जो एक है, लेकिन हम बढ़े जा रहे हैं, उससे अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। मेरा बहुजन जितने भी हमारे मूल निवासी लोग हैं, 85% भारत में जो जनगणना के पहले जो हुई है उसके आधार पर 85% बहुजन लोग हैं। मैं उन सबको कहना चाहता हूं कि अब सबको एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होने की जरूरत है, अन्यथा जो मनुवादी लोग हैं जे अब आकर आपको घर घर मारने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कठुआ में मुझे धमकियां मिल रही हैं। हम बहुजनों की बात करते हैं, जहां पर अत्याचार होता है वहां पर हम बात करते हैं, वहां पर हम प्रोटेस्ट करते हैं। हमारे पर 3 एफआईआर हुई हैं अभी एक बेटी का जो इंसाफ दिलाने के चक्कर में, तो हम कहां सुरक्षित हैं? हमारे घरों पर अगर फ्लैग लगे हुए हैं तो उनको कहते हैं कि आपको पंचशील के फ्लैग नहीं लगाने हैं, डॉक्टर अम्बेडकर के फ्लैग नहीं लगाने हैं, नहीं तो गोलियां मार दी जाएंगी, आपको मारा जाएगा। और जोगिंदर पाल जी के साथ हमारे हुआ भी ऐसा। तो जी बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। तो आपके माध्यम से सभी लोगों को हम कहना चाहते हैं कि आप इकट्ठे हो जाओ ताकि जो अत्याचार है वो कम हो सके। और जहां पर भी अत्याचार होता है तो मैं कहता हूं आप जितने भी संगठनों में बटे हुए कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने अपने संगठन का झंडा डंडा लेकर सड़कों पर आओ, ताकि आवाज उठाओगे तभी जाकर इंसाफ मिलेगा। नहीं तो पूरा षड्यंत्र जो है, क्योंकि मैं 20 साल से जो है वो और लोगों को सेवाएं दे रहा हूं और उसमें देख रहा हूं कि जब मर्जी चाहो, जब हम लोग ज्यादा इकट्ठे होकर जाते हैं तो वो प्रशासन कहीं ना कहीं हमारी बात सुनने की बात करता है, लेकिन फिर भी उनके हाथ में पेन है, उनके हाथ में कलम है, तो वो कलम से कहीं ना कहीं हमारे समाज का बेड़ा गर्क करने से पीछे नहीं छुड़ते हैं। सो मैं फिर आपके माध्यम से जितने भी हमारे बहुजन लोग हैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि आप सबको जे फाइट जो अब जे जंग छिड़ी हुई है कि मूल निवासी लोगों को जो है मारना काटना, अभी वहां पे भीमा आर्मी के साथी को वहां पे ग्वालियर में पीटा गया है, बहुत सारे साथियों को जहां पर मारा जा रहा है। तो ये हम कहना चाहते हैं कि आप सबको इकट्ठे होने की जरूरत है ताकि जो किसी पर भी कोई अत्याचार ना हो सके। सर इंपॉर्टेंट सवाल फिर आ गया सर, एक जानकारी के माध्यम से, आपके जवाब के माध्यम से पूरे देश में जाना चाहिए। महापुरुषों ने कहा कि अगर गुलामी हमारी सबसे बड़ी समस्या है तो आजादी इसका सबसे बड़ा समाधान है। 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू होने के बाद भी हम आजाद नहीं हो पाए जी। और गुलामी की कंडीशन में ही अभी हम जी रहे हैं, इसलिए क्योंकि अन्याय अत्याचार हमारे समाज के साथ में बरकरार है। तो गुलामी अगर हमारी सबसे बड़ी समस्या है तो आजादी इसका सबसे बड़ा समाधान है, ऐसा महापुरुषों ने कहा। और संदेश के माध्यम से क्या बोलना चाहेंगे पूरे देश में इस गुलामी की समस्या पर और आजादी के समाधान पर? देखिए जैसे हमारे रैबनों ने कहा है ना कि गुलामी जो है, गुलामी हमें नहीं, हमें आजादी में जाना चाहिए। जैसे हमने श्री गुरु रविदास महाराज जी को देख लीजिए, उन्होंने भी कहा कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब बसे सभी दास रहे प्रसन्न। मतलब वो भी बात कर रहे हैं कि आपको जो है वो राज सत्ता के बिना कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, आपको राज सत्ता पर काबिज होना है। लेकिन हमारी दिक्कत क्या है कि जो हम लोग गुलाम जैसे हम कहा जाए, अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं, अगर बात की जाए 26 जनवरी 1950 से पहले की, तो आप अंदाजा लगाइए कि हमारे सिर्फ और सिर्फ 751 लोग 751 लोग थे जो 10th पास थे, इससे ज्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं थे। और उसके बाद 1961 में एक सर्वे होता है तो हजारों लोग जो है वो 10th पास कर जाते हैं। तो वो 11 साल में ऐसा क्या करिश्मा हो गया? 11 साल में करिश्मा क्या हो कि भारतीय संविधान लागू हो गया, उससे सबको पढ़ने का अधिकार मिल गया। हमारे लोगों ने पढ़ तो लिया, लेकिन बाबा साहब जैसे कहते थे
कि हमारे लोगों को पढ़ लिख कर उसके बाद समाज की सेवा करनी है, समाज का काम करना है। तो मैं आपके माध्यम से खुला कहना चाहता हूं कि हमारे समाज के जो लोग हैं वो पढ़ लिख कर सिर्फ और सिर्फ नौकरी तक सीमित रहना चाहते हैं, बीवी और टीवी तक सीमित रहना चाहते हैं कि घर में आए बीवी के साथ रहो, टीवी देखो और मस्त रहो। बाबा साहब ने कहा था कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो एजुकेशन करते हैं या कोई जॉब कर लेते हैं, कोई रेड लाइट वाली गाड़ी में जो जाता है तो उसको झुग्गी झोंपड़ियों में जाना चाहिए, ताकि वहां पर जो झुग्गी झोंपड़ियों में घुसेंगे भी तो वहां पर वो लोग देखेंगे कि हमारे समाज से जो बच्चा जाकर इस कुर्सी पर बैठा है, तो उनको भी इस चीज की ललक लगेगी। लेकिन जो हमारे लोग हैं वो कहीं ना कहीं जो लोगों को केडराइज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो गुलामी की तरफ, क्योंकि हमारे जो लोग हैं ना वो गुलामी, डबल गुलामी में जी रहे हैं। एक तो गुलामी, अगर आज हमें कोई कहेगा कि हम गुलाम हैं तो हम गुलाम नहीं हैं, क्योंकि भारतीय संविधान के अकॉर्डिंगली हम जो है अब स्वतंत्र है। लेकिन हम पर अभी भी जो गुलामी है वो मानसिक गुलामी है। तो मानसिक गुलामी जो है वो धर्म के आधार पर की जाती है, क्योंकि उनको भगवान का डर दिखाया जाता है, भूत प्रेतों का डर दिखाया जाता है। वो भगवान के डर की वजह से जो लोग हैं वो उस चीज को समझ नहीं पाते हैं। वो कहते हैं कि भगवान की मर्जी से जो हो रहा है वही हो रहा है, एजुकेशन को कम समझ रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जो लोग हैं उनको ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहिए, और जितने बुद्धिजीवी लोग हैं, चाहे अलग अलग संगठनों में है, चाहे अलग अलग पार्टियों में है, वो अपने लोगों को गुलामी का एहसास कराए। क्योंकि बाबा साहब कहते हैं कि जब तक गुलाम को गुलामी का एहसास नहीं होगा तो वो अपनी गुलामी छोड़ेगा नहीं। तो हमें बताने की जरूरत यह है कि अगर आपकी बेड़ियों में गुलामी की जो जंजीरें बांध रखी है तो उस अपनी टांग को काट दीजिए, लड़खड़ाते हुए चलिए, लेकिन आपको चलना है उस गुलामी के साथ, मत बंधे रहिए। क्योंकि बहुत सारे चीजों में आपने देखा होगा, मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको और लोगों को बताना चाहता हूं। जैसे एक हाथी का बच्चा होता है ना, तो उसका जब जन्म होता है, छोटा होता है, तो उसको संगलों के साथ बांध दिया जाता है। उसको आदत पड़ जाती है, उसको रोज बांधता है, उसको पता होता है कि मुझे बांधा हुआ है। तो जब वो बड़ा होता है, अगर उसको बड़े हुए को भी हाथी को किसी रस्सी से या संगल से बांध देना, तो उसको पता, क्योंकि उसने जब पहले उसको बचपन से आदत पड़ी तो वो बहुत उसको छुड़ाने की कोशिश करता, लेकिन वो नहीं छुड़ा सकता। लेकिन जब उसको आदत बन जाती है, उसको पता होता है कि मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूंगा, मैं इन जंजीरों से जो है वो नहीं छूट सकता। लेकिन जो बहुत शक्तिशाली हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो तब चाहे तो एक सेकंड में उसको ऐसे कर सकता है। उसको उस वक्त अपनी ताकत का भी अंदाजा नहीं रहता है, वो उस गुलामी में रहता है, उस बह में रहता है कि मैंने बहुत बार कोशिश की है, हजारों कई साल मैंने कोशिश की है, लेकिन मैं इसको नहीं तोड़ पाया हूं, अब भी मैं तोड़ नहीं पाऊंगा। तो वो उस जंजीर को तोड़ने की कोशिश नहीं करता है। ऐसे ही हमारे समाज की हालात बन चुकी है। हमारा समाज जो है सक्षम है, अब बहुत सक्षम है। वो चाहे तो इस गुलामी को एक झटके में तोड़ सकता है। 85% लोग जो है उन सबको समझ है कि हमें क्या करना है। राजनीति की बात हर घर में होती है, हर घर कह रहे हैं कि हमें राज सत्ता पर काबिज होना है, लेकिन वो मिलकर जो है जोर लगाने की जरूरत है। वो जोर नहीं, उनको लग रहा है कि हम ये, क्योंकि हर घर में बात क्या होती है कि अगर भगत सिंह जन्मेगा तो वो किसी पड़ोस के घर में जन्मना चाहिए, हमारे घर में नहीं जन्मना चाहिए, क्योंकि उसकी कुर्बानी लगती है। तो वो एक चिंगारी उठने की जरूरत है। जिस दिन वो चिंगारी एक उठ गई और लोगों को पता चल गया कि अभी भी हम गुलाम है, जिसके कारण हमें लताड़ा जा रहा है, जिसके कारण हमको मार खानी पड़ रही है, जिसके कारण हम सभी मूल निवासी लोगों को हर जगह पर अत्याचार हो रहे हैं। मतलब आज जो रिटर्न में लिखे हुए संविधान के वो है कि आप मंदिर में जा सकते हो, मस्जिद में जा सकते हो, आप हर तरफ से स्वतंत्र हो, किसी भी धर्म को मान सकते हो। लेकिन आज भी उन लोगों की आप जो मनुवादी सोच है उनको देख लीजिए। आज भी वो जबरदस्ती कहते हैं कि नहीं, आपको जय श्री राम को मानना है, आपको जय भीम नहीं कहना है, आपको नमो बुद्धा नहीं कहना है, आपको हालेलुया नहीं कहना है, आपको अल्लाह नहीं कहना है। वो सबको एक बस डराकर, जो आरएसएस आतंकवादी संगठन है, मैं तो कहना चाहता हूं भारत में, वो जो है लोगों को डरा धमकाकर जो है सदा सदा पर काबिज रहना चाहता हूं। और आपको पता है, सभी लोगों को पता है कि वो तो अपने संविधान लिखने की भी तैयारी कर रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी सिख लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। तो जब चीज वोट डालने का अधिकार छीन लेंगे तो तब मूल निवासी लोग कहां जाएंगे?
अभी भी टाइम है, लोगों को समझना चाहिए और इस गुलामी से निकलकर हमें सत्ता की तरफ भागना चाहिए। जब सत्ता आपके हाथ में होगी तो साहब कांशी राम भी कहते थे, बाबा साहब के भी कहते थे कि जिनके पास सत्ता होती है उनकी बहन बेटी की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं दिखता है। तो सो मैं आपके माध्यम से फिर लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आप आओ, सब लोग मिलजुल कर, मूल निवासी लोग जो है मिलजुल कर, एक होकर, एकजुट होकर एक हल्ला बोले, ताकि पूरे भारत में हम एकजुट होकर जो है एकता, समानता, बंधुता, भाईचारे की बात कर सके और लोगों को अच्छा जीवन जो है वो दे सके। क्योंकि अभी जो है SC ST लोगों को सिर्फ और सिर्फ राशन तक सीमित रखा हुआ है। हमें चाहिए, हमें राशन, साहब का श्री राम जी कहते थे कि हमें राशन नहीं चाहिए, हमें नौकरी दे दीजिए। जब हमारे पास नौकरी होगी तो हम उस नौकरी के पैसे जो आएंगे तो उससे हम राशन खरीद सकते हैं। लेकिन जो उनकी व्यवस्था है वो राशन देकर हम लोगों को वही राशन, फिर मैं आपको, लंबी बात हो रही है, वो राशन पर हमारे लोगों को कि आपको हम भूखे नहीं मरने देंगे। जब वो आदमी भूखा नहीं मरेगा, उसको पता है कि मुझे 5 किलो राशन मिल जाएगा, मैं खा सकता हूं, मेरा परिवार थोड़ा बहुत उससे गुजारा कर सकता है, तो वो उसको काम करने की जरूरत नहीं पड़ रही। वो उसमें आलस में आकर उसको जब आदत पड़ जाएगी तो वो काम नहीं करेगा, और काम नहीं करेगा उसके बाद वो नशे में पड़ेगा, आवारागर्दी करेगा। और वही चीज को प्रशासन चाह रहा है, क्योंकि उनकी अब प्लानिंग है। और शिक्षा से हमारे लोगों को दूर किया जा रहा है। शिक्षा की जो इनकी नीति है, फर्स्ट से लेकर 8th तक बच्चों को फेल नहीं कर रहा है। जब फर्स्ट से लेकर 8th तक बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा तो 9th 10th में जाते हुए बच्चों से आप, अभी भी मैं चैलेंज करता हूं कि सरकारी स्कूल में अगर जाकर देख लीजिए, अभी हमारे कठुआ के साथ एक पड़ता है, बनी एरिया पड़ता है, वहां के MLA साहब कल ही एक स्कूल में जाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में, तो वो वहां पर बच्चों को किताब कहते हैं कि ये किताब हमें पढ़कर दिखाओ, तो वो देखकर बच्चे 8th क्लास के बच्चे किताब पढ़कर नहीं दिखा पा रहे। उसका मतलब क्या है कि उन्होंने पढ़ाया ही नहीं है। जब पढ़ाया ही नहीं है तो बच्चे पढ़े कहां? तो जो SC ST लोग हैं वही तो बेचारे गरीब लोग उन स्कूलों में जा रहे हैं। तो जब उनको उनकी शिक्षा का इतना वर्गीकरण किया जा रहा है कि वो पढ़ ही ना सके, तो वो 10th में जाकर जब बोर्ड का एग्जाम देंगे तो वो 90% लोग जो है वो फेल होकर घर बैठ जाएंगे। अगर उनमें से 10% लोग 12th में चले जाएंगे तो वो 12th क्लियर नहीं कर पाएंगे, उसमें से कोई 2-4% लोग आगे जाएंगे। मतलब 95% लोगों के इन्होंने एजुकेशन के माध्यम से खत्म कर दी है, जो हमारे समाज के लोगों को पता नहीं चल रहा है। तो ये सब चीजों को समझने की जरूरत है। आपके माध्यम से लोगों से अपील करते हैं बार बार कि आप इन चीजों को समझो, बीजेपी की नीतियों को समझो। वो हर तरीके से मूल निवासी लोगों को गुलाम बनाने में तुली हुई है। गुलाम तो हम पहले हैं, जो थोड़े बहुत बचे भी हुए हैं, जो हमारे जैसे लोग प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं कि आपको गुलामी से बाहर निकलना चाहिए, तो उन पर अटैक किए जाते हैं, उनको डराया जाता है, उन पर झूठे केस डाले जाते हैं। तो ये भारत की व्यवस्था जो है, ये व्यवस्था ठीक नहीं है। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत सर। साथियों, आप थे माननीय प्रदीप अंबेडकर जी, प्रदेश अध्यक्ष अंबेडकर सेना मूल निवासी, जम्मू एंड कश्मीर से। सर की बातों से, सर की आइडियोलॉजी से, सर के थॉट से हम आपको आगे भी अवगत कराते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, जय मूल निवासी।